स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपका चल रहा है उसमें ये मेरा आज सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक फर्स्ट वीडियो दिया था पार्ट 1। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको बताया था जिसमें मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर के एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो ये जो सीरीज है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली, इसमें आज हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है ऑलमोस्ट क्या होता है कि हम अकाउंटिंग के अंदर इनको यूज करते हैं, बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। डिफरेंट टाइम्स जब हम लोग अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे तो हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, लेकिन जब तक हमें इनकी रियलिटी पता ना हो, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता ना हो, तब तक इन सबको यूज करना एक तरीके से बेकार है, ठीक है। दूसरा क्या है ना, हमको यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, हमें सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। क्योंकि अगर एक बार हमने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया तो उसके बाद में ये अकाउंटिंग हमारी मुट्ठी के अंदर होगी, ठीक है ना। कर लो अकाउंटेंसी मुट्ठी में। तो अगर आपको अकाउंटेंसी को अपने हाथ के अंदर रखना है, अपने टिप्स पे याद रखना है, तो ये आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। देखते हैं कौन कौन से वो टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। और आपको ये वीडियो देखने के बाद में रियल में पता चलेगा कि अरे हम तो इस टर्म को कुछ ऐसे समझते थे लेकिन इसका रियल मीनिंग ये है। नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर आप जब थ्योरी वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कौन कौन से सेलेक्टेड वर्ड्स आपको यूज करने हैं उसके लिए, ये भी आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। पहला टर्म है इनकम। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि इनकम क्या है? इनकम जो कि मैं जैसे सपोज दैट कोई और सैलरी बेस्ड पर्सन है तो उसने जो एट द लास्ट ऑफ द मंथ जनरेट किया वो इनकम है। कुछ लोग हम कहेंगे कि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो इनकम है। सब कुछ करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर अकाउंटिंग या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकम को समझें तो इनकम एंड प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है और इनकम का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू प्रॉफिट, कैसे? तो सबसे पहले एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है इनकम क्या है? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस जो है उसको हम इनकम कहते हैं, ठीक है। दूसरी मैंने लाइन आपसे कही कि इनकम के अंदर प्रॉफिट भी शामिल है। इनकम इज ऑल्सो इंक्लूड द प्रॉफिट। हाउ? तो पहले मैं आपको इसीलिए ये साथ लेके आया हूं प्रॉफिट भी, तो पहले प्रॉफिट को भी एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इन दोनों को मैं आपको कंपेयर करके समझा दूंगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मीनिंग है इट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें एक टर्म यूज हुआ ऑपरेटिंग, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपको इनकम और प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में समझ में आ जाएगा। क्या आप जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? अगर जानते हो तो बताइए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। नहीं पता? चलो तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैंने सुन लिया, मुझे पता है आप नए नए अभी कॉमर्स आपने लिया है तो नया टर्म है, चलो कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग होता है फॉर द पर्पस द बिजनेस इज रनिंग, मींस जिस पर्पस से हम बिजनेस को चला रहे हैं। ऑपरेट माने चलाना, बिजनेस को चलाना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी बिजनेस को चलाने का मोटो क्या हो सकता है? सेल ज्यादा करना, प्रॉफिट ज्यादा गेन करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट कि अगर मैं बिजनेस को चला रहा हूं किसके लिए, कि मैं मेरा सपोज शूज का बिजनेस है, मैं शूज बेचता हूँ, लेडीज फुटवेयर, मेंस फुटवेयर, किड्स वियर, सब कुछ बेचता हूँ मैं। अब मेरा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो केवल शूज पर ही सेंट्रलाइज हो रहा होगा। मैं केवल शूज खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, केवल शूज। तो इसको मैं जो शूज के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज करूंगा, शूज को परचेज करना,
शूज को सेल करना, शूज को अपने स्टॉक में रखना, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस करना, ये जो भी मैं कुछ करूंगा वो सब कुछ मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस शूज का है और उस शूज के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जितनी भी मैं एक्टिविटीज करूंगा, शूज को खरीदने से लेकर के, होल्डिंग से लेकर के, पैकिंग से लेकर के, उसको होम डिलीवरी तक देने से लेकर के, उसको बेचने के लिए जो मैं सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल्स में रखूंगा, वो सब कुछ इंक्लूड होगा मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है ना? जैसे होता है ना कि एक मेडिकल शॉप किस तरीके से अपने आप को मेडिकल शॉप को रन करती है, तो मेडिकल शॉप जो रन करती है उसके लिए वो क्या करते हैं, मेडिकल डिफरेंट टाइप की मेडिसिन परचेज करती है। ठीक है ना? सैनिटाइजर परचेज करती है, सोप परचेज करती है, काफी तरीके का जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है, और फिर उनको सेल आउट करती है। ठीक है? ये मेडिकल लाइन की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ऑपरेटिंग पर ये पूरा कुछ क्लियर है। ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसी इनकम, यहाँ पर इनकम आ रहा है, इनकम से फर्स्ट पॉइंट है, जबकि इनकम इसमें आ गया। ठीक है ना? और प्रॉफिट सेकंड नंबर पे इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, तो दोनों का इंटरलिंक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो मैं अपना इनकम जनरेट कर रहा हूं, नोन एज प्रॉफिट। ठीक है ना? मींस मैंने जो सेल की एक ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर मींस 12 मंथ का पीरियड, 12 मंथ का पीरियड मैंने वो 12 महीने का पीरियड जिसके लिए मैंने बिजनेस को चलाया। नॉर्मली अकाउंटिंग में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के इस 12 मंथ के पीरियड में मैंने जितनी भी सेल की और जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए, अगर उनका मैं डिफरेंस लेता हूं तो उसे मैं कहूंगा प्रॉफिट। ठीक है? अब ये प्रॉफिट जो है, एक बात आपको क्लियर हो गई, शॉर्ट में मैंने अब तक जो कुछ बताया वो सारी खिचड़ी भूल जाएगी, और एक लाइन याद रख लीजिए अब केवल, कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने से, माने बिजनेस को रन करने से जो भी मेरे को इनकम हो रही है वो प्रॉफिट है। सो सिंपल। ठीक है? बात समझ में आ रही है? और इनकम क्या है? इनकम के अंदर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर और भी मुझे कोई गेन हो रहा है ऑपरेटिंग के अलावा भी, जैसे सपोज दैट कि अगर मैंने कहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बैंक में या शेयर मार्केट में, तो वहां से मुझे रेगुलर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है ना? किसके अंदर? इनकम के अंदर। तो इसमें प्रॉफिट भी आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और साथ ही साथ वो सारे इनकम्स भी आते हैं जो मैंने ऑपरेटिंग के अलग से किया हुआ। तो इस इनकम का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और प्रॉफिट का इससे एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? स्मॉल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं कि दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, प्रॉफिट होता है 2 टाइप का, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि मैंने जितनी भी सेल की, उस सेल में से अगर मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं। अब एक नया टर्म आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? एक नया टर्म आया, अगर ये समझना है तो हमको समझना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट एक सही टर्म है। ठीक है ना? डायरेक्ट कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो जितनी भी ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द परचेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीलिंग गुड्स। ठीक है ना? मींस वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को सेल परचेज करने से या उसको मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है? तो अगर मैं सेल में से जो भी मेरी जितना भी इनकम का मैंने माल बेचा, ठीक है ना, उसमें से अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और जो इनकम है वो कम हो जाती है, माने रेवेन्यू है, सेल्स जो होती है वो कम हो जाती है, तब उस कंडीशन में ग्रॉस प्रॉफिट ना निकल के क्या निकलेगा? ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक है ना? चलिए, दूसरा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है कि जो मेरा अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, तो मेरा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। क्या समझ में आया? अब एक नया टर्म आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
भाई वो एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड है या गुड्स बनाने से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग करने से रिलेटेड है, वो तो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को सेल करने से रिलेटेड है, सेलेबल बनाने से रिलेटेड है, उन सबको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूं नेट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। और अगर मेरा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो निकल के आएगा नेट लॉस। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर होगी आपको, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका गेन। गेन एक अलग टर्म है। प्रॉफिट क्या है, अब देखो इसका और इसका मैं लिंक बनाऊंगा। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट मेरा रेगुलर नेचर का होता है। रेगुलर नेचर माने कि मैंने 1 ईयर तक बिजनेस को रन किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और बिजनेस को रन करने के बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिला वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। मींस रेगुलर नेचर का है। मैं बिजनेस डेली चलाऊंगा, डेली मुझे प्रॉफिट होगा, 1 ईयर तक चलाऊंगा, 1 ईयर तक होगा 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 100% होगा, होगा ना। लेकिन गेन, गेन में एक टर्म आ रहा है इरेगुलर नेचर। क्या समझ में आया? ये तो रेगुलर नेचर का है, प्रॉफिट कैसा, रेगुलर नेचर का, जो बार बार होगा, रिकरिंग नेचर का होगा। लेकिन गेन जो है वो इरेगुलर नेचर का। इरेगुलर नेचर कहता है कि आज हो गया, इस बार हो गया तो हो गया, फिर पता नहीं अगली बार कब होगा। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, मेरे पास कोई फिक्स्ड असेट रखी हुई थी, उस फिक्स्ड असेट्स को मैंने क्या करा, सेल कर दिया, और उसके बदले में मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला, उसे मैं गेन कहूंगा क्योंकि वन टाइम है। ठीक है, बात में आ रही है। जैसे कि एक मेरे पास स्कूटर था जिसको मैं बिजनेस पर्पज से यूज करता था, अब पता चला कि वो मैंने बेच दिया। कॉस्ट कितने की थी उसकी, 10,000 की कॉस्ट थी, बेच कितने में दी, मैंने 12,000 में बेच दिया, तो यहाँ पर 2,000 हुआ, वो मेरे लिए गेन है। ठीक है ना, तो गेन माने ये इरेगुलर जब होगा। अब स्कूटर में बार बार तो बेचूंगा नहीं, मैं अपनी शॉप पर या अपने बिजनेस पर क्या बेचूंगा, गुड्स, डीलिंग गुड्स, जिसमें मैं डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है, ये जो मेरा स्कूटर था या कोई भी मशीन है या कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये कुछ भी मेरी जो है वो डीलिंग गुड्स नहीं है, असेट है, इसलिए उसको बेचने पर जो भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या होता है, अभी मैंने समझाया था, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस ओवर इनकम या रेवेन्यू। तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, क्या निकल के होगा, वो निकल के आएगा आपका लॉस। ठीक है, लॉस क्लियर है, समझ में आ गया ना। ठीक है, खरीदने में ज्यादा खर्च कर दिया और बेचा उसने हमने कम में, तो हो गया आपको लॉस। नेक्स्ट है परचेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म परचेज। परचेज क्या होता है, नॉर्मली तो हम कहते हैं कि भाई मैंने वो परचेज किया, ये परचेज किया, मैंने एक अपने लिए फ्रिज, अभी गर्मी पड़ रही है, फ्रिज परचेज किया, मैंने एक एसी परचेज किया। ठीक है, परचेज किया। लेकिन बिजनेस में, अकाउंटिंग में परचेज का मीनिंग थोड़ा सा डिफर है। क्या, परचेज में आता है ओनली डीलिंग गुड्स। डीलिंग गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिसमें बिजनेस डीलिंग कर रहा है। डीलिंग गुड्स रेफर दैट पर्टिकुलर गुड्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। जैसे कि एक फर्नीचर डीलर जिसके यहाँ पर काफी सारे तरीके के फर्नीचर रखे हुए हैं, एलमीरा है, सोफा सेट है, डबल बेड है, ठीक है ना, स्टूल है, चेयर है, ये रखे हुए हैं, उसके लिए वो सारा जो फर्नीचर, वो फर्नीचर नहीं है, उसके लिए वो गुड्स है। ठीक है, तो जब भी वो गुड्स परचेज करेगा तो उसके लिए टर्म यूज करेगा परचेज। क्लियर है ना। तो परचेज का मीनिंग क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, मैंने बताया ना, गुड्स आर परचेज फॉर द रीसेल पर्पस, माने वो गुड्स जो मैंने खरीदा है और किस लिए, बेचने के लिए, ना कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसे मैं क्या कहूंगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कहूंगा। और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट व्हिच आर आल्सो टू बी सोल्ड, या हो सकता है कि मैं परचेज नहीं कर रहा हूं, मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, और रॉ मटेरियल की हेल्प से मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूंगा, और प्रोड्यूस करके तब उसको मैं सेल करूंगा, तब भी वो मैं परचेज की कैटेगरी में ही लेके आऊंगा। ठीक है ना, बस मेन पर्पस है गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस नोन एज द परचेज। यहाँ पे केवल गुड्स को ध्यान रखना है जो कि रीसेल करने के पर्पस से खरीदा गया है। दो तरीके के होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब है नकद माल खरीदना। नकद माल खरीदना का मतलब है कि जैसे ही बिजनेस ने माल खरीदा, बदले में पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया, पेमेंट को लिंगर ऑन नहीं किया कि हम पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है ना,
इस हाथ गुड्स लिया, इस हाथ पेमेंट कर दिया, ऑन द स्पॉट हाथ किया, उसको बोलते हैं कैश परचेज। ठीक है ना। अगर 10,000 का मैंने गुड्स परचेज किया तो 10,000 का मैं तुरंत 2-2 हजार के 5 नोट निकाल के दे दिए, या एक चेक निकाल के दे दिया, या पेटीएम से मैं ट्रांसफर कर दिया, ये सब कुछ कैश परचेज है। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट परचेज माने उधार परचेज। उधार की परचेज कौन सी होती है कि गुड्स तो मैंने आज खरीद लिया एंड इन द फ्यूचर वी विल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर। ठीक है ना, जिसका पेमेंट मैंने अभी नहीं किया, सप्लायर को फ्यूचर में करूंगा, कुछ समय बाद करूंगा, उसे मैं बोलूंगा क्रेडिट परचेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना, कभी रिटर्न आउटवर्ड के नाम से मिलेगा, कभी परचेज रिटर्न के नाम से मिलेगा। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी पैनिक। ठीक है, हमको ध्यान में रखना है कि दोनों एक ही बात। होता क्या है, अभी जो मैंने गुड्स परचेज किया था, अगर किसी भी कॉज से उस गुड्स को मैं उसके सप्लायर को रिटर्न करके आता हूँ, वापस करके आता हूँ, तो उसे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्यों करते हैं कि सपोज दैट गुड्स जो है वो नॉट द प्रॉपर सैंपल, माने कि उसने जो सैंपल भेजा था गुड्स परचेज हम जो करेंगे उसका जो सैंपल भेजा था वो सैंपल कुछ अलग था, और यहाँ हमने जब कार्टून खोल के देखा, उसको पैकिंग खोल के देखा, तो गुड्स बिल्कुल ही अलग है। ठीक है ना। या डिफेक्टिव हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, फॉल्टी गुड्स हो सकता है, डैमेज गुड्स हो सकता है, एक्सपायरी डेट का गुड्स हो सकता है, काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं रिटर्न करूंगा गुड्स को। तो गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, जैसे कि मैंने बताया डिफेक्टिव, आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। ठीक है, सीजन निकलने के बाद उसको सप्लाई मिली, तब भी मैं उस गुड्स को रखूंगा, तो मैं रिटर्न करूंगा। तो ये हो गया मेरा सेल्स परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का मीनिंग क्या है? सेल्स का मीनिंग है जो मैंने अभी गुड्स परचेज किया था उसको मैंने सेल किया, मीन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द डीलिंग गुड्स टू द कस्टमर। ठीक है ना, कस्टमर को वो गुड्स मैंने बेचा जो उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे सेल्स। ठीक है, बात में आ रही है? तो सेल्स मींस द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड विद बाय द फर्म। मींस एक फर्म जिस चीज में डीलिंग कर रही है, उस डीलिंग गुड्स को अगर वो सेल करती है तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट है, ये दो तरीके का होता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। क्या मतलब? मैंने माल बेचा, उसका पैसा हाथ की हाथ मिल गया, कैश सेल, मैंने नगद माल बेचा। ठीक है, ना हमें कुछ लेना है ना कुछ देना है। क्रेडिट सेल, उधार माल बेचा, पेमेंट अभी नहीं मिला, पेमेंट बाद में मिलेगा, तब उसको बोलेंगे हम कैश सेल, सॉरी क्रेडिट सेल। ठीक है ना, तो क्रेडिट सेल माने गुड्स हमने सेल कर दिया लेकिन पेमेंट उसका बाद में मिलेगा, नियर फ्यूचर मिलेगा। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इसका क्या है? गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न या आर टर्म्ड एज सेल। ठीक है, जो गुड्स मैंने अभी बेचा था और वो गुड्स फॉल्टी गुड्स है, या सपोज दैट कभी कभी होता है गुड्स जो है मैं कपड़े बेचे, कपड़े क्या थे छोटे हो गए, घर पे आके पसंद नहीं आए, कस्टमर आके लौटा गया, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, मींस पर्टिकुलर जिस गुड्स में मैं डीलिंग कर रहा हूं, अगर कस्टमर उस गुड्स को मुझको वापस करने आ जाता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं सेल्स रिटर्न बोलूंगा, रिटर्न इनवर्ड बोलूंगा। आई होप ये आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, उस समय में जल्दी से सबको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कुछ और बेसिक टर्म मैं आपको भी ऐड करने वाला हूँ इसी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ना नहीं है अभी और आगे वीडियो देखना है। तो कुछ और टर्म्स मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक टर्म है आपका गुड्स। गुड्स क्या होता है? डीलिंग गुड्स। डीलिंग गुड्स का मतलब डीलिंग कमोडिटी, डीलिंग कमोडिटी इन विच द बिजनेस इज डीलिंग, मींस जिस कमोडिटी में बिजनेस डीलिंग कर रहा है। गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ठीक है, जिस पर्टिकुलर थिंग्स में या कमोडिटी में कोई बिजनेस डीलिंग कर रहा है उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल समझ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस जो करता है उसमें वो रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कूलर, फैन, ये सारी चीजें बेचता है, तो उसके लिए ये सारी चीजें क्या होंगी? गुड्स होंगी। ठीक है, एक फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या होगा? उसके लिए गुड्स होगा।
एक ग्रोसरी आइटम में डीलिंग करने वाले ग्रोसरी के सारे आइटम क्या होंगे, गुड्स होंगे। एक क्लॉथ मर्चेंट के लिए सारे क्लॉथ्स क्या होंगे, उसके लिए गुड्स होगा। रेडीमेड गारमेंट्स वाले के लिए गुड्स होगा। वॉच वाले के लिए वॉचेस गुड्स होंगी, ठीक है ना। मोबाइल फोन वाले के लिए मोबाइल, उसके लिए गुड्स होगा। तो गुड्स माने डेली गुड्स। नेक्स्ट है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, देखा जाए तो वो गुड्स जो हमारा अभी बिकने से रह गया या हमारे पास अभी शोरूम में या शॉप में रखा हुआ है, अभी बिका नहीं है। तो इट इज अ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल माने जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कलर, साइज, शेप, डिजाइन सब कुछ पता चले। हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, माने वो गुड्स का स्टॉक, वो गुड्स का एक तरीके से जो बल्क की क्वांटिटी हमारे पास रखी हुई है, जो सेल करने के लिए वो तैयार है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, माने जिस चीज में बिजनेस किया जा रहा है उसका जो भी आइटम होगा। जैसे मैंने अभी आपको जो गुड्स के आइटम दिए, एग्जांपल दिए थे, अगर वो गुड्स का आइटम नॉर्मली उसके बाद रखा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे या इन्वेंट्री कहेंगे। टू टाइप का होता है बेसिकली, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कोई भी गुड्स, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर के ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020 में। अभी नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और ये फिनिश का होगा 31 मार्च 2021 में जाके होगा, ठीक है। तो इस ईयर में, इस डेट में जो गुड्स बिकने से रह गया उसी में क्या कहूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि जिस समय मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ इस डेट में, इसी डेट में अकाउंट बनते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और सेम यही क्लोजिंग स्टॉक, मान के चलो 1000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही सेम क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2020 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। गुड्स वही है, बस केवल डेट का डिफरेंस है, 1000 रुपीज का ही है, ठीक है, केवल डेट का डिफरेंस है, ठीक है, 1000 रुपीज का। यही सेम गुड्स ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है दोनों। इसके साथ में सम काइंड से कुछ, जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल या बेस मटेरियल होता है जिससे कि कोई भी गुड्स बनके तैयार होता है, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शुगर मिल है, तो शुगर मिल के लिए जो शुगर केन होगा, गन्ना, ठीक है ना, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि गन्ने के बिना चीनी नहीं बन सकती, शुगर नहीं बन सकती। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो गुड्स जो ना तो अभी शुगर केन है और ना ही अभी शुगर बनके तैयार हुई। जूस हो सकता है या उसका जो सिरप है शुगर केन का, तो उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। जूस आ गया यहाँ पे, शुगर केन का जूस यहाँ पे आ गया। और जब वो शुगर केन से शुगर सिरप बनने के बाद हमने उसका शुगर बना के तैयार कर लिया, तो वो क्या हो गया, फिनिश गुड। तो जो गन्ने का स्टॉक है वो रॉ मटेरियल है, गन्ने को क्रश करने के बाद जो उसका सिरप है, जूस है, वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है। और फिनिश गुड जो चीनी बनके तैयार है वो उसके लिए फिनिश गुड का स्टॉक है, ठीक है। कुछ टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस किए इस वीडियो में। अभी और मैं और एक पार्ट्स के लेके आऊंगा जिसमें और भी मैं बेसिक अकाउंटिंग जो अभी बचे हुए हैं वो भी आपसे मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के जितने भी ये टर्म्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।